नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा कांग्रेस के अंतर्कलह पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि परिवारवाद कांग्रेस की नीति है, इसमें कोई नई बात नहीं। वहीं ओपी चौटाला की रिहाई को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वे कहीं भी जा सकते हैं और उनके रिहा होने के बाद किसी तरह का राजनीतिक बदलाव नहीं होने वाला। इसमें कोई नई बात होगी ऐसा नहीं हो। पहले भी परिवार के यानी जो राजनीति उनकी चलती है, आज भी परिवार के अंदर वंशवाद उनके यहाँ चलता है और वो वंशवाद यहाँ कोई खत्म हो गया ऐसा नहीं है। वही चलता है, वो पहले चल रहा है, आज भी चल रहा है। और लोकतंत्र में कौन किसका सहयोग करता है और कौन कहाँ जाता है और क्या बात होता है, ये उसकी अपनी मर्जी होती है। हम लोग कौन होते हैं उस पर कमेंट करने वाले? जो जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। राजनीतिक में फेरबदल होगा उनके बाहर आने से? कुछ क्या राजनीति, वो एक पार्टी के अंदर पहले से भी है और जो उनकी इंडियन नेशनल लोकदल है। करनाल दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए और इस दौरान सरकार के कामकाज का मूल्यांकन किया। करनाल में सीएम ने सेक्टर 6 में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा सीएम अधिकारियों को कहा कि निगम पार्षद के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जाए। में चूँकि मैं भी एक प्रकार से यहाँ इस बैठक में अपेक्षित था। पहले तो मेरा कार्यक्रम था ऑनलाइन करने का, लेकिन मेरा कुछ कार्यक्रम बदल गया। मुझे दिल्ली जाना था तो मैंने समझा कि यहाँ प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं से भेंट हो जाएगी। तो आज मैं इस बैठक में आया था। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी, अभी 4 बजे खत्म हुई है। कुल मिलाकर ऐसी बैठकों में हम लोग अपने काम का मूल्यांकन करते हैं कि संगठन के काम में जो कार्यकर्ता जो अपेक्षा होती है वो कितना काम उसमें करने की उनकी जो उन्होंने काम किया उसकी रिपोर्टिंग होती है। आगे के लिए उनको बताया जाता है कि जो संगठन के कार्यक्रम होते हैं वो सब कार्यक्रम दिए जाते हैं। सरकार की ओर से सरकार की उपलब्धियाँ वो भी उनको बताई जाती हैं ताकि जन जन तक पहुँचाएँ। वहीं सीएम मनोहर लाल ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन किसान सशर्त बातचीत नहीं करना चाहते, जो कि संभव नहीं है। करनी या नहीं करनी उनको ऊपर निर्भर करता है। हमने बातचीत के लिए हमेशा उनको इनवाइट किया है, आगे भी करेंगे, लेकिन सशर्त बातचीत जो होती है वो कभी भी संभव नहीं होती है। वो शर्त रख करके आना चाहते हैं कि भाई हम आएंगे तो एक ही मांग है हमारी, किसानों के जो 3 बिल हैं वो वापस किए जाए, कृषि बिल, तो वापस होने की कंडीशन पर तो बातचीत। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन में फिर जान फूंकने में जुटे किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी की अगुवाई में चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली से हजारों की तादाद में किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया। इस दौरान चौधरी सहित हजारों किसानों का अंबाला में पहुंचने पर अंबाला के किसानों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर मीडिया से रूबरू हुए चौधरी ने कहा कि वो सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि आंदोलन को लेकर जो जोश किसानों में पहले था वो जोश आज भी बरकरार है। वहीं चौधरी ने किसान नेताओं से भी कहीं ना कहीं ये अपील की है कि अब आंदोलनकारियों को आपसी फूट से बचकर रहना होगा। देखिए, 4 स्टेप होते हैं आंदोलन तोड़ने के। पहला समझाना, दूसरा दंडित करना, तीसरा लालच देना और चौथा फूट डालना। और जो आंदोलन चारों स्टेप पार कर गया वो आंदोलन जो दिल करे सरकार से मनवा ले। लेकिन आज तक का इतिहास रहा है कि 3 स्टेप किसी आंदोलन ने पार किए हैं और चौथा स्टेप आज तक किसी आंदोलन ने पार नहीं किया है। आध में जाके, बीच में जाके कहीं ना कहीं फूट पड़ जाती है। अन्ना आंदोलन को आप ले लीजिए, देश के गली कुचे में चला था। तो ये जो चौथा स्टेप है ये कोई कर्मों वाला आंदोलन पार करता है। और जो चौथा आंदोलन पार करके चौथा स्टेप जो चाहे सरकार से मनवा ले, फिर सरकार बहुत कमजोर है। फिर जो चाहे मनवा ले, हर बदलाव हो सकता है। चौथे स्टेप की ही बात होती है, बस फूट ना डले। और ये आमतौर पे हमारे देश में डालना तो बहुत आसान है, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं इलाके के नाम पे। यहाँ तो बहुत आसान। अब हरियाणा पुलिस और भी ज्यादा हाईटेक होने जा रही है। 12 जुलाई को डायल 112 योजना का शुभारंभ होगा। सीएम मनोहर लाल इसकी शुरुआत करेंगे। वायरलेस और जीपीएस सुविधा से लैस 600 गाड़ियां तैयार की जा रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि कंप्लेंट पर 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंची।
12 तारीख को 12 बजे डायल 112 जो बहुत ही पुलिस की महत्वाकांक्षी योजना हमने बनाई है, उसका पंचकुला में मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। लगभग 600 गाड़ियां हमने तैयार की हैं, जो वायरलेस से फिटेड हैं, जीपीएस है, और उनमें सारी सुविधा हमने प्रदान की है जो कॉल सेंटर से जुड़ी होंगी। हरियाणा के हर थाने में 2-2 गाड़ियां मुहैया कराई जाएंगी। कोई भी अगर डिस्ट्रेस कॉल करता है तो 15 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंचेगी। बाकायदा उसमें प्रावधान किया है कि वो उसको वीडियोग्राफी भी करेगी सीन की, क्राइम ऑफ सीन की, और वो सारा हमारे कॉल सेंटर में जाएगा। अगर आवश्यकता होगी वहाँ से फायर ब्रिगेड को और एम्बुलेंस को भी हमने साथ ही इंटीग्रेट किया है। अगर उनकी ज़रूरत होगी तो वो भी पहुँचेगी। इसके लागू होने से पुलिस का जो हरियाणा में ढांचा है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। इसका कोई सेल बनाया जाएगा या वही रूटीन की जो काम है वही कर सकेंगे? नहीं, अलग से सारा तैयार किया है। इसका अलग से इसका कॉल सेंटर पंचकुला में बनाया है। बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी गई है और कोई भी आदमी 112 डायल करेगा तो वहाँ पर गाड़ी पहुँचेगी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। जुलाई में लोगों को वैक्सीन नहीं देने के राहुल के आरोप पर विज ने कहा कि राहुल गांधी बौखला गए हैं। वे लोगों को मोटिवेट करने की बजाय अब नकारात्मक बयानबाजी करते हैं। वे पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीन का काम लक्ष्य के हिसाब से तेजी से चल रहा है। राहुल गांधी तो पूरी तरह से बुखला गए। वो बजाय इसके कि लोगों को मोटिवेट करें कि लोग ऑक्सीजन लगाएं, वो रोजाना नकारात्मक बयानबाजी करते हैं। सारे हिंदुस्तान में वैक्सीन का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है और जुलाई में भी जो टारगेट फिक्स किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी में बन रहे फीफा अप्रूव्ड अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम के निर्माणाधीन कार्य का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान अनिल विज निर्माण कार्य में लेट लतीफी और कमियों के लिए अधिकारियों को मौके पर ही सख्त आदेश दिए। अनिल विज ने कहा कि ये अंबाला के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम और ऑल वेदर स्विमिंग पूल यहां पर बनकर तैयार हो रहा है। इससे पूरे हरियाणा और देश में अंबाला का नाम होगा और अधिकारियों को स्टेडियम को लेकर टाइमलाइन बनाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ढिलाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये अंबाला छावनी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम और ऑल वेदर स्विमिंग पूल यहाँ बनकर तैयार हो रहा है। आज मैंने और डीसी साहब ने इसमें देखा है कि कौन कौन सी कमियां इसमें रह गई हैं और उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए और ये सारे हिंदुस्तान में अंबाले का नाम होगा, हरियाणा का नाम होगा। दूर दूर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया करेंगी। सब कितनी लागत से बन रहा है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, इसके लिए अभी मैंने कहा है कि इसकी टाइमलाइन बनाई जाए, तो डीसी साहब इसकी टाइमलाइन बनाएंगे कि हमें डेट वाइज बनाकर दें कि जो काम रह गया कौन सा काम किस तारीख तक पूरा होगा और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ मैंने कह दिया मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। फरीदाबाद व्यापार मंडल और बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने बीके चौक पर किसान नेता गुरनाम सिंह का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने
सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और आगे से ऐसे अपशब्दों को ना कहने की मांग की। दरअसल बीते दिनों गुरनाम सिंह चंदूड़ी खोरी गांव पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जिला प्रशासन तोड़फोड़ की तैयारी कर रहा था। उससे पहले ही पुलिस और खोरी गांव के लोगों में तनातनी हो गई थी, जिस पर खोरी गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इसी मौके पर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए थे। सर, हमारा हरियाणा व्यापार मंडल है। हम लोग पूरे फरीदाबाद के 15 प्रेसिडेंट हर एक जगह से आए हुए हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, बल्लभगढ़, 7-10 मार्ग से आए हुए हैं। हम प्रधान सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं, वो आपसे भी, मीडिया से भी और सबसे, इसको किसने अधिकार दे दिया कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे? ये होता कौन है? अकेला आके किसान की राजनीति झाड़ रहा है, झूठा किसान बन रहा है। किसने कह दिया ये किसान है? ये तो किसान है ही नहीं। ये तो अब मैं इसको वो शब्द नहीं कहना चाहता। खोरी गांव में सिर्फ इसको ही हमदर्दी है, क्या हम सबको हमदर्दी नहीं है? मामला ये है, ये खोरी गांव में आए थे अपनी राजनीति करने के लिए। अपनी राजनीति करनी है, करो, हमें कोई उससे वो बुराई नहीं है। आप अपनी राजनीति कर सकते हो, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरे इंसान को नीचा करोगे, उसे नीचा दिखाओगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सीएम साहब इतने आदर्शवादी और शरीफ इंसान है, इसका मतलब कोई भी उनके ऊपर उंगली उठा देगा, पाकिस्तानी कह देगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सर, हमारा हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि बिजली के क्षेत्र में 1 जुलाई का अहम दिन रहा। इस दिन राज्य के गठन के बाद से अब तक सबसे अधिक बिजली की खपत और अधिकतम लोड दर्ज किया गया। हरियाणा गठन के बाद पहली बार राज्य में तो बिजली की खपत भी 1 जुलाई को प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली की खपत हुई। ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह बिजली की खपत की गई। पहली बार 2556 लाख यूनिट की बिजली की खपत हुई। राज्य गठन के बाद 1 जुलाई को सबसे ज्यादा लोड दर्ज किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिजली की खपत भी हुई, वहीं पहली बार हरियाणा में 11,732 मेगावाट लोड दर्ज किया गया है। प्रदेश में सभी स्रोतों में कुल 12,187 लोड दर्ज किया गया। बिजली की खपत 15,023 मेगावाट थी। तो क्यों गहराया ये बिजली का संकट? ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। बिजली की पूर्ति 13,473 मेगावाट रही। इसी के साथ हर साल बढ़ रही है 7 से 10% की डिमांड, जिसके चलते बिजली का संकट गहराता जा रहा है। 3,920 मेगावाट बिजली निजी प्लांट के सहारे चल रही है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने पंजाब में बिजली की समस्या पर तंज कसते हुए कहा है कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों ने सभी बिजली निगम में एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया कि अगर बिजली किल्लत से लोगों को परेशानी आए तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। रणजीत सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, देखिए। प्रदेश में लगातार बिजली की खपत बढ़ती जा रही है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ खपत हुई है। ऐसे में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह मेरे साथ हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि बिजली की व्यवस्था क्या है सिर्फ और लगातार जो खपत बढ़ रही है उसके बाद कैसे इसको मैनेज किया जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम और स्टेटों को देखते हैं तब हमें लगता है कि कहीं प्रॉब्लम बिजली की है। हमारे यहाँ 12,000 मेगावाट है। परसों हाईएस्ट टेम्परेचर था इस सीज़न का, 11,783 मेगावाट बिजली की खपत थी और हम पे 12,000 मेगावाट हमारे हाथ में है। इसके अलावा पानीपत का थर्मल हमारा, उसकी विंडो अभी खुली है। हमें ज़रूरत होगी तो उससे हम कभी भी ले सकते हैं, पर क्योंकि थर्मल की थोड़ी महंगी है तो हम बाहर की कंपनी से ले लेते हैं। अभी महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में बारिश हो गई, उधर लोड कम हो गया, मानसून आ गई थी, तो वहाँ से हमें 3 रुपये 15 पैसे, 3 रुपये 19 पैसे, 3 रुपये 25 पैसे बिजली मिल रही है। हम अगर चाहें 2,000 मेगावाट का लोड ले सकते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना आज तक कभी भी खरीदने की पड़ी। 12,000 मेगावाट है, हमारा ठीक चल रहा है। तो सब कुछ जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आती है कि बिजली कमियों को लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, कट लगे जा रहे हैं, उसका क्या कारण मानते हैं? कट नहीं है, ट्रिम हो जाता है। कई बार अब ट्रिप हो जाती है, कहीं लोड ज़्यादा हो गया, कई बार तारें गर्म हो गई, वो जल जाती है। आखिर गर्मी में आबरम भी तो फेल हो जाते हैं चलते, तो
तो गर्मी में गाड़ियों के इंजन भी हो जाते हैं। तो कभी तारों में ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आता है, पर जहाँ तक पावर स्टोरेज का मामला है, हम पे कहीं कमी नहीं है। हमारे अधिकारी जी जान से लग रहे हैं, सारे अधिकारियों की मेहनत करके आज हम सबसे बढ़िया करें। चंडीगढ़ में कट लग रहे हैं, पंजाब में भी 2 दिन इंडस्ट्रीज पे कट लगा दिया गया, पंजाब में ऑफिस का टाइम बदल दिया गया, वहाँ कट है। हमारे यहाँ हमें बहुत इसमें संतुष्टि है कि लोगों को हम ठीक दे रहे हैं। सर, एक आपने नई एडवाइजरी की, अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही की वजह से कुछ लोगों को परेशानी होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, किस तरह की एडवाइजरी जारी की है? हमने एक एडवाइजरी जारी करी है कि बिजली का बहुत अब पीक सीज़न है, अगले 15 जुलाई तक मैं समझता हूँ, फिर तो बरसात आने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इस करके सब एसडीओ को, मतलब सब ऐसी चीज़ की हिदायत दे दी कि एसडीओ आपका जेई और उसके बाद लाइनमैन, फोरमैन, ये सबको कहो कि मैदान में रहें, दफ्तरों में नहीं रहें, और जाके लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ कोई दिक्कत है तो तुरंत ठीक करें। अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है तो जो 2 मौके के लाइनमैन हैं उन्हें तुरंत हम सर्विस से निकाल देते हैं। अगर कल कुरुक्षेत्र में एक जगह हो गया तो एसडीओ और दूसरा जो अधिकारी था जेई, उनको हमने चार्जशीट कर दिया, तो तुरंत उन पर एक्शन करते हैं। मेरे ख्याल में हमारे अधिकारी बहुत इस बात से अलर्ट हैं और मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ। बहुत तरीके से सब काम संभाले, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। थैंक यू सर। ये तो चौधरी रणजीत सिंह थे, जिनका साफ कहना है कि बिजली खपत बढ़ने के बावजूद हरियाणा के अंदर किसी तरह से बिजली कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ में एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से लोगों को दिक्कत आती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। डबवाली के आसाखेड़ा गांव के वार्ड नंबर 11 की ढाणियों में बिजली की समस्या को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले बिजली मंत्री रणजीत सिंह के गांव चौटाला के बिजली घर में 5 दिनों से धरने पर बैठे लोगों ने आखिरकार आज बिजली घर पर ताला जड़ दिया। जानकारी के मुताबिक चौटाला के ग्रामीण और आसाखेड़ा के ढाड़ी वासी 5 दिनों से सांकेतिक धरने पर थे, लेकिन विभाग ने कोई मांग नहीं सुनी तो आखिरकार गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं पुलिस ने किसान नेता राकेश पर बिजली विभाग के एसडीओ की शिकायत सरकारी काम में बाधा डालने और ताला जड़ने के आरोप में केस दर्ज किया है, लेकिन ठाणीवासी और अन्य ग्रामीण इलाके बावजूद भी धरने पर अड़े हुए हैं। जानकारी देते हुए राकेश फगोड़िया ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच बिजली विभाग गांव आसाखेड़ा के भी करीब 30 ढाणियों की बिजली मुहैया कराने में फेल साबित हो रहा है। इसी समस्या को लेकर बीते 30 जून को ज्ञापन दिया था, लेकिन विभाग ने इन ढाणियों में बिजली देने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छोटा बास के शिव मंदिर में रादौर ब्लॉक में जुड़े 7 सर्कल के आंगनबाड़ी वर्कर्स को पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स ने इन प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने पोषण टैंकर ऐप के जरिए कार्य न करने पहले की भांति रजिस्ट्रेशन से कार्य करने की मांग की है। हालांकि इस दौरान विभाग के सुपरवाइजर का कहना था कि 2 सर्कल के वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की प्रधान सर्वजीत कौर हुड्डा ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स पोषण टैंकर ऐप के जरिए कार्य करने में सक्षम हैं। उन्होंने पहले भी प्रशिक्षण शिविर का विरोध किया था और आज भी इसका विरोध किया है। और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ठंडे पानी की तलाश में लोगों को एक बार फिर से पुराने मिट्टी के बर्तन याद आने लगे हैं। मेवात जिले के मालब गांव के अलावा जिला मुख्यालय नुहू शहर में रंग बिरंगे आकर्षक डिजाइनों में बने मिट्टी के बर्तन लोगों के इन दिनों पसंद बने हुए हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों का भी इससे गुजारा हो रहा है, तो लोग भी गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन खरीदने को मजबूर हो गए हैं। प्रजापति बिरदारी के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कई दशकों से करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में मिट्टी के बर्तन एक तरह से लोगों ने खरीदना पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जिससे इनके व्यवसाय पर गहरा असर भी पड़ा था और प्रजापति समाज के लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना लगभग बंद कर दिया था। लेकिन अब अच्छी और राहत की बात यह है कि भीषण गर्मी की वजह से ही सही, लेकिन लोग एक बार फिर से मिट्टी के बर्तन की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं।
मटके जी बहुत परेशानी ऐसे नहीं, बहुत मट्टी लगती है इनमें। पहले इनकी सूखी मट्टी आती है, फिर इसको गीला करते हैं, फिर इसको बनाते हैं। इसमें बहुत ऐसे थोड़ी बन जाता है, कोई एकदम नहीं बनता, बहुत खर्चा आता है, ऐसे थोड़ी है। और इसके पानी पीने से बहुत फ़ायदे होते हैं, ऐसी कोई नहीं है। जो इसका पानी पीते हैं ठंडा भी रहता है, कोई बीमारी भी नहीं लगती है। और मिट्टी के बर्तन में जितना भी खाया जाए, कोई भी चीज़ है, सबसे बढ़िया ही बढ़िया रहती है। लाइट नहीं आती तो मटकों को यूज करते हैं शुरू से। पानी इसका ठंडा होता है, मीठा पानी होता है। और फ्रिज का पानी से गला पकड़ता है। और देहात को आदमी जो है मिट्टी का वासन से राजी है। मिट्टी का में खाएगा, मिट्टी का में बर्तन में पिएगा। लाइट चली जाए तो अब क्या करें जी, फ्रिज खराब हो जाएगा। हम तो मट्टी का पानी, मटके में पानी यूज करते हैं। बिल्कुल सिल्ड हो जाए जी मट्टी के वासन का पानी। और काफ़ी दिन तो हम बनाता आ रहा है। मटका को पानी बहुत ही बढ़िया है, फ्रिज को पानी जो बहुत ही बेकार है, बहुत आदमी बीमार हो गया। बहुत ही बढ़िया पानी है मटका, कोई कमी ना है मटका का पानी। देश और प्रदेश के अन्य जिलों की तरह भिवानी में भी पेट्रोल की कीमतों ने शतक लगा दिया है। आखिरकार भिवानी भी उन जिलों में शामिल हो गया जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। जिले में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। वहीं नॉर्मल पेट्रोल शतक से सिर्फ 3 रुपए की दूरी पर आ गया है। कोरोना संक्रमण को हराने वाले और उससे बचने वालों को हर रोज महंगाई की डोज दी जा रही है। लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, आसमान छूती सब्जियों के रेट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। महंगाई जब से ये मोदी सरकार आई है जी, जनता बहुत परेशान है। बिजली के बिल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। गैस पे जो सब्सिडी आती थी वो ख़त्म कर दी सर। 850 रुपये का सिलेंडर हो गया अब देखो कैसे गुजारा होगा घर परिवार का। हाँ, पेट्रोल ने 100 रुपये पार कर लिए। सब ये गवर्नमेंट की वो है जी। पहले भी तो तेल था, गाड़ियाँ थी, साधन थे, ठीक है, इतनी तेज महंगाई नहीं थी। अब सब्जी ले लो आप, जो भी है बहुत महंगा हो रहा है। रसोई से लेकर प्याज, इवन प्याज क्या है वो भी 25-20 या रेट वो भी 40 तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है। पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है सर। रसोई का काम तो चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सब कुछ महंगा कर दिया, गुजारा चलता नहीं है। लॉकडाउन के कारण हम पहले परेशान है, काम धंधे है नहीं, हम कहाँ जाएं। और महंगाई बढ़ाते जा रहे। इसका कोई सोल्यूशन निकालो, या तो महंगाई को कम करो या कोई राहत मिले हमारे को। भाई साहब, महंगाई ने बहुत ही हद पार कर रखी है। सब्जी में, तेल में, गैस सिलेंडर में महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा। और आमदनी है नहीं, आमदनी घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इस सरकार को इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। भाई गरीब आदमी अपना काम पेट पाले या पेट्रोल चलाए या क्या करे। सिलेंडर हो वो भी महंगा कर दिया, आटा दाल है वे भी महंगी हो गई, सारी चीज़ों में महंगाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।